हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुजीत में। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स के क्वेश्चन बैंक का सब्जेक्टिव सॉल्यूशन को कवर करने वाले हैं, जो कि आप सभी के एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये सेशन है। अगर आपका एग्जाम इस साल होने वाले हैं तो आप सभी इन सभी प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न उत्तर जो है आप सभी के एग्जाम में वह 100% रहने वाले हैं। और आपको बता दें, इसमें जो है 2021 में पूछे गए ऑल सब्जेक्टिव को जो है हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आप सभी अंत तक बने रहिएगा और इन सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बारी बारी से देखते हैं प्रश्न को। और यहाँ पे प्रश्न है कि ब्यूस्टर के नियम से आप क्या समझते हैं। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो यहाँ पे प्रश्न है कि ब्यूस्टर का नियम क्या होता है। तो पारदर्शी माध्यम के लिए ध्रुवण कोण की स्पर्शज्या अपवर्तनांक के बराबर होता है। तो इस नियम को ही हम लोग ब्यूस्टर के नियम के नाम से जानते हैं। और म्यू बराबर क्या होता है, तो 10 IP। ये वाला गणितीय मान जरूर ही याद रखें दोस्तों, कि ये जो है ऑब्जेक्टिव में लगभग हर साल पूछे जाते हैं, हर साल की इनमें से कौन सा जो है वह ब्यूस्टर का नियम है। तो ये म्यू बराबर क्या होता है, तो 10 IP। ये लगभग हर साल आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मिलेंगे। तो वहीं यहाँ पे अगर सब्जेक्टिव याद करेंगे तो अभी ही याद हो जाएगा दोस्तों, कि पारदर्शी माध्यम के लिए ध्रुवण कोण की स्पर्शज्या अपवर्तनांक के बराबर होता है। तो इस नियम को जो है हम लोग ब्यूस्टर के नियम के नाम से जानते हैं, ब्यूस्टर का नियम कहते हैं। आसानी से याद कर सकते हैं। और इसका गणितीय मान क्या हो जाएगा, तो म्यू बराबर 10 IP जो है इसका गणितीय मान हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को कवर करते हैं। और यहाँ पे प्रश्न है कि किसी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स की परिभाषा दें, यानी कि शुद्ध शब्द में कहा जाए। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि विद्युतीय फ्लक्स क्या होता है। ठीक है दोस्तों, आसानी से समझ सकते हैं। तो वहीं यहाँ पे आंसर लिखा गया है कि विद्युत क्षेत्र में खींची गई बल रेखाओं की संख्या को ही विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। और इसका SI जो मात्रक होता है वह न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है। और इसका बीमीय सूत्र जो होता है ML/Q T⁻³ और A⁻1 होता है। याद रखें दोस्तों, देखिए बीमीय सूत्र और जो है मात्रक जोड़ ही याद रखें दोस्तों। मात्रक और बीमीय सूत्र याद करेंगे तो ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग सब्जेक्टिव देख रहे हैं और ऑब्जेक्टिव को भी हम लोग अच्छे से कवर कर ही रहे हैं दोस्तों, कि विद्युत क्षेत्र में खींची गई बल रेखाओं की को ही हम लोग विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। और इसका SI मात्रक जो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है। और बीमीय सूत्र ML/Q T⁻³ और A⁻1 होता है। ये इसका बीमीय सूत्र होता है। और एक और इसका मात्रक पूछा जाता है, विद्युतीय फ्लक्स का मात्रक। मान लीजिए ये मात्रक में ये नहीं दिया रहेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, तो आपको जो है मात्रक में वोल्ट मीटर दिया रहेगा। याद रखें दोस्तों, ठीक है। यानी कि विद्युतीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वह वोल्ट मीटर होता है। और वहीं अगर चुंबकीय फ्लक्स का है तो वह वेबर होता है। याद रखें दोस्तों, देखिए चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक जो है वेबर होता है और विद्युतीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वह वोल्ट मीटर होता है, या इसे हम लोग न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम भी बोल सकते हैं दोस्तों। आसानी से याद कर चुके हैं कि विद्युत क्षेत्र में खींची गई बल रेखाओं को ही विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। आसानी से दोस्तों समझ सकते हैं। और यहाँ पे प्रश्न है कि द्वितीयक इंद्रधनुष क्या होता है, इसे समझाएं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे लिखा गया है कि वैसा इंद्रधनुष जिसका निर्माण 2 बार अपवर्तन और 2 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की क्रिया के फलस्वरूप होता है, द्वितीयक इंद्रधनुष कहलाता है। और इसमें लाल रंग जो है वह नीचे की तरफ होता है और बैंगनी जो रंग होता है वह ऊपर की तरफ होता है। वहीं अगर प्राथमिक इंद्रधनुष में कहा जाए तो उसमें जो है 1 बार अपवर्तन होता है और 2 बार अपवर्तन होता है और 1 बार जो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन यानी कि TIR होता है, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR होता है। तो उसे हम लोग प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। और उसमें जो है लाल रंग ऊपर की तरफ होता है और बैंगनी रंग जो है वह नीचे की तरफ होता है। तो वहीं यहाँ पे द्वितीयक इंद्रधनुष में क्या होता है कि 2 बार अपवर्तन होता है और 2 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन जो होता है, उसमें जो है द्वितीयक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। और लाल रंग जो है वह नीचे की तरफ होता है और बैंगनी जो रंग होता है वह ऊपर की तरफ होता है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए एक बार और इसे रिकॉल कर लेते हैं ताकि आपको 100% याद हो जाए कि वैसा इंद्रधनुष जिसका निर्माण 2 बार अपवर्तन तथा 2 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के क्रिया के फलस्वरूप होता है, तो उसे हम लोग द्वितीयक इंद्रधनुष के नाम से जानते हैं। इसमें लाल रंग जो होता है वह नीचे की तरफ होता है और बैंगनी जो रंग होता है वह ऊपर की तरफ होता है। आसानी से दोस्तों याद कर सकते हैं। सेशन अगर आप सभी को अगर अच्छी लग रही हो तो इसे एक लाइक जरूर कीजिए दोस्तों। और चैनल पर अगर नए जुड़े हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये सेशन है। इन सही प्रश्न को आप सभी याद कर लीजिए, क्योंकि यही प्रश्नोत्तर आप सभी के एग्जाम में सेम टू सेम रहने वाले हैं। सेम टू सेम दोस्तों, ठीक है दोस्तों, याद कर लीजिएगा। ठीक है। और यहाँ पे प्रश्न है
कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए आवश्यक शर्तों को लिखें। तो सबसे पहले लिखेंगे कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए दो शर्तें निम्नलिखित होते हैं। इसके दो शर्त होते हैं। अब पहला जो शर्त होता है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। जो आपतन कोण का मान जो होता है वह क्रांतिक कोण के मान से बड़ा होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, यानी कि जो प्रकाश जो किरण होती है वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में उसे जाना चाहिए। दोस्तों ये जो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के शर्त होते हैं। पहला क्या है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए और प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। एक बार सभी दोस्त मिलकर इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी दोस्त अपने तैयारी को जो है मजबूत कर पाए दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे प्रश्न है कि आवेश के आयतन घनत्व की परिभाषा दें तथा इसके मात्रक को भी लिखें। बिल्कुल ही ये प्रश्नोत्तर बार बार पूछा जाता है कि आवेश के आयतन घनत्व की परिभाषा दें एवं इसके मात्रक भी लिखें। तो बिल्कुल ही आसानी से दोस्तों समझेंगे और आपको अभी के अभी ही याद हो जाएगा दोस्तों, अभी के अभी ही। तो देखिए इसका जब हम लोग सब्जेक्टिव याद करेंगे तो देखिए इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश को ही आयतन आवेश घनत्व कहते हैं और इसे रो से सूचित करते हैं, जो कि पी की तरफ हम लोग को दिखाई देता है। इसे हम लोग रो से सूचित करते हैं और रो बराबर क्या होता है तो क्यू अपन भी होता है। तो देखिए तो हम लोग क्यू को हम लोग आवेश मान सकते हैं कि आवेश का मात्रक क्या होता है तो कूलम को हम लोग जो आवेश का जो विमेय सूत्र होता है तो वो AT होता है और भी यानी कि आयतन कहने का अर्थ है क्यू। तो यहाँ पे अगर क्यू रहेगा एल रहेगा तो एल अगर ऊपर जाएगा तो एल के पावर -3 हो जाएगा, यानी कि AT L के पावर -3 ये इसका विमेय सूत्र हो जाएगा और इसका मात्रक जो है कूलम प्रति मीटर की हो जाएगा। ये हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं। तो वहीं यहाँ पे लिखा गया कि प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश को ही आयतन आवेश से घनत्व कहते हैं और इसे रो से सूचित करते हैं और रो बराबर क्या होता है Q/V और इसका जो SI मात्रक होता है कूलम प्रति मीटर Q होता है और इसका विमेय सूत्र AT L के पावर -3 होता है। याद रखिए दोस्तों, ठीक है। देखिए इसका मात्रक और विमेय सूत्र याद रखिएगा दोस्तों। मात्रक और विमेय सूत्र याद रखेंगे तो सब्जेक्टिव के साथ जो है ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होता चला जाएगा दोस्तों। ये दोनों आसान हो जाएगा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव आप सभी के लिए, ठीक है। तो याद कर सकते हैं कि प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश को ही आयतन आवेश घनत्व कहते हैं और इसे रो से सूचित करते हैं। बिल्कुल ही आसानी से समझते हुए चलेंगे और आपको उम्मीद करते हैं याद भी हो गया होगा। और यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था कि अर्धचालक से आप क्या समझते हैं। ये सभी दोस्त को मालूम होगा कि अर्धचालक क्या होता है। तो देखिए एक होता है चालक और एक होता है अचालक और बीच वाला नहीं कि जो बीचवनिया होता है उसे हम लोग अर्धचालक कहते हैं। यानी कि शुद्ध शब्द में कहा जाए कि वैसी चालक यानी कि वैसा पदार्थ जिसकी चालकता चालक और अचालकों के बीच होता है तो उसे हम लोग अर्धचालक के नाम से जानते हैं। यानी कि बीचवनिया को जो है अर्धचालक के नाम से हम लोग समझ सकते हैं। तो वहीं यहाँ पे शब्दों में लिखा गया है कि वैसा पदार्थ जिसकी चालकता चालक और अर्धचालकों के बीच होता है अर्धचालक कहलाता है। और यहाँ पे इसका उदाहरण होता है सिलिकॉन और जर्मेनियम। याद रखें दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में कि इनमें से कौन सा जो है अर्धचालक है। या तो ऑप्शन में सिलिकॉन रहेगा या तो ऑप्शन में जर्मेनियम रखेगा दोस्तों, ऑप्शन में। याद रखें दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं कि वैसा पदार्थ जिसकी चालकता चालक और अर्धचालकों के बीच होता है जिसे हम लोग अर्धचालक के नाम से जानते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम इसके महत्वपूर्ण उदाहरण में से एक है दोस्तों। उदाहरण याद रखिएगा दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न है कि समपोषी व्यतिकरण की दो आवश्यक शर्तों को बताएं। बिल्कुल ही ये महत्वपूर्ण ये सवाल है कि समपोषी व्यतिकरण के लिए दो आवश्यक शर्त क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो लिखेंगे दोस्तों कि समपोषी व्यतिकरण की दो आवश्यक शर्त निम्नलिखित होते हैं। पहला जो है इसमें कलांतर का मान पाई का समगुणज होना चाहिए, यानी कि फाई बराबर क्या होता है तो 2nx। यहाँ पे पाई का जो है समगुणज होना चाहिए, यानी कि 2, 4, 6, 8 ये समगुणज होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और इसका जो पथांतर का जो मान होता है λ/2 का भी जो है वह समगुणज होना चाहिए λ/2 के। तो यहाँ पे समगुणज यहाँ पे लिखा गया है डेल्टा x बराबर हो जाएगा 2n/2 यहाँ पे समगुणज होना चाहिए। यहाँ पे दोनों का लिखा गया है कि इसमें कलांतर का मान पाई का समगुणज होना चाहिए और यहाँ पे जो है पथांतर का जो मान है वह λ/2 का समगुणज होना चाहिए। समपोषी व्यतिकरण में होता है। याद रखें दोस्तों, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि इनमें से कौन जो है समपोषी व्यतिकरण को दर्शाता है तो λ/2
ये जो है ये संपोषी व्यतिकरण को दर्शाता है, याद रखें दोस्तों, ठीक है, आसानी से याद कर सकते हैं। और चुंबकीय विभव भी पूछा गया है, जो कि बिल्कुल ही आसान परिभाषा है कि इकाई धनावेश को अनंत से चुंबकीय क्षेत्र में लाने में किया गया जो कार्य होता है, यानी कि वर्क जो होता है, उसे हम लोग चुंबकीय विभव के नाम से जानते हैं। तो आसानी से एक बार में भी याद हो गया होगा दोस्तों आप सभी को कि इकाई धनावेश को अनंत से चुंबकीय क्षेत्र में लाने में किया गया जो कार्य होता है, उसे हम लोग चुंबकीय विभव के नाम से जानते हैं। सेशन अगर उम्मीद करते हैं यहाँ तक अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर अगर नए जुड़े हो तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेंगे तो आपसे जो है बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न उत्तर नहीं छूटने वाले हैं दोस्तों। जितना पढ़ा रहे हैं उतना अगर पढ़ लेते हैं आसानी से तो आपको बिल्कुल ही आसानी से आप लिख पाएंगे सभी प्रश्नोत्तर को आंसर। तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर में ताम्रक्षय को समझाएं, बिल्कुल ही ये महत्वपूर्ण ये सवाल है कि ट्रांसफार्मर में ताम्रक्षय को जो है समझाइए। तो प्राथमिक कुंडली एवं द्वितीय कुंडली के तार में धारा के प्रवाहित होने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो इस प्रकार विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में क्षय होता है, जिसे हम लोग ताम्रक्षय कहते हैं। आसानी से एक बार में उम्मीद करते हैं आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, आपको बिल्कुल ही समझाने का प्रयास करेंगे और आपको A to Z समझ में भी आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पे बताया गया कि प्राथमिक कुंडली एवं द्वितीय कुंडली के तार में धारा के प्रवाहित होने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है। अगर धारा प्रवाहित होगी तो उसमें जो है ऊष्मा उत्पन्न होती है, और इस प्रकार जो विद्युत ऊर्जा जो होती है वह जो है ऊष्मा के रूप में बदल जाती है, यानी कि ऊष्मा के रूप में जो है उसका क्षय होने लगता है, यानी कि वह समाप्त होने लगता है, जिसे हम लोग ताम्र क्षय के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको 100% तो नहीं कर सकते, लेकिन 80% जरूर ही आपको समझ में आ गया होगा। चलिए 100% समझाने का प्रयास करते हैं दोस्तों, और आपको अभी के अभी ही सभी प्रश्नोत्तर आसानी से समझ में आ गया होगा। तो देखिए प्राथमिक कुंडली एवं द्वितीय कुंडली के तार, यानी कि जो प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली के जो तार होते हैं उसमें जो है धारा प्रवाहित होती है, यानी कि इसमें भी धारा प्रवाहित होती है और इसमें भी धारा प्रवाहित होती है। और जो विद्युत ऊर्जा होती है वह जो है ऊष्मा के रूप में जो है वह उसका क्षय होने लगता है, यानी कि जो विद्युत ऊर्जा होती है वह जो है ऊष्मा के रूप में बदल जाती है, और जो है उसका जो है क्षय यानी कि समाप्त होने लगती है, जिसे हम लोग ताम्र क्षय के नाम से जानते हैं। चलिए परिभाषा जान लेते हैं कि प्राथमिक कुंडली एवं द्वितीय कुंडली के तार में धारा प्रवाहित होने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है, और इस प्रकार विद्युत ऊर्जा ऊष्मा के रूप में क्षय होता है, जिसे हम लोग ताम्र क्षय के नाम से जानते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी आसानी से समझ गए होंगे। और यहाँ पे सौर सेल को समझाइए। तो सौर सेल एक पीएन जंक्शन डायोड है जो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। यह प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर जो है आधारित रहता है। याद रखें दोस्तों, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि सौर सेल जो है वह किस सिद्धांत पर जो है आधारित रहता है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का जो है सिद्धांत पर जो है आधारित रहता है। याद रखें दोस्तों, ऑब्जेक्टिव भी बिल्कुल ही क्लियर हो जाता है। अब पूछा जाता है कि सौर सेल जो है विद्युत ऊर्जा को किस में सौर जो सेल होता है वह सौर ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में है रूपांतरित कर देता है, नहीं कि बदल देता है। याद रखें दोस्तों, वहीं यहाँ पे परिभाषा में लिखा गया है और आपको 100% याद भी हो गया होगा कि सौर सेल जो है एक पीएन जंक्शन डायोड होता है जो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित यानी कि परिवर्तित कर देता है। याद रखें दोस्तों, सौर सेल कहलाता है, और यह जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर जो है आधारित होता है। आसानी से दोस्तों याद कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक जो सेशन है आपसे बिल्कुल ही अच्छे से कवर किए होंगे दोस्तों, और आपको याद भी हो गया होगा। और बीटा किरणों के 2 गुणों को लिखें। तो सबसे पहले जो लिखेंगे कि बीटा किरणों के 2 गुण जो है निम्नलिखित होते हैं, और यहाँ पे पहला है कि ये किरणें प्रायः ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी है, यानी कि बीटा किरणें जो होती है वह निगेटिव होती है। याद रखें दोस्तों, और इसकी भेदन क्षमता अल्फा कणों की अपेक्षा 100 गुनी अधिक होती है, यानी कि जो अल्फा किरण होती है, यानी कि जो अल्फा किरण होती है इसकी भेदन क्षमता जो है बीटा किरणों से 100 गुना कम होती है, लेकिन इसकी भेदन क्षमता अल्फा किरणों से अधिक होती है, और सबसे अधिक भेदन क्षमता जो है गामा किरणें की होती है। याद रखें दोस्तों, ठीक है, आसानी से याद कर सकते हैं कि ये किरणें प्रायः ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती है, और इसकी भेदन क्षमता अल्फा कणों की अपेक्षा 100 गुनी अधिक होती है। आसानी से दोस्तों याद कर सकते हैं, बिल्कुल ही आसानी में से समझते हुए चलेंगे ताकि आपको A to Z जो है आपको प्रश्न समझ में आए और आपको याद भी हो जाएगा। दोस्तों इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद रख लीजिएगा, क्योंकि यही प्रश्नोत्तर सेम टू सेम आप सभी के एग्जाम में रहने वाले हैं। और एन टाइप के अर्धचालक को समझें, बिल्कुल ही आसानी से समझेंगे कि एन टाइप अर्धचालक क्या होता है, कि एन प्रकार के अर्धचालक क्या होता है। यदि शुद्ध जर्मेनियम में पंच संयोजक तत्व Sb यानी कि
SBAS मिला दिया जाए तो इस प्रकार के अर्धचालक में एन टाइप अर्धचालक कहलाता है और पी टाइप में क्या होता है, त्रिसंयोजक जो है तत्व मिलाए जाते हैं। तो यहाँ पे यदि शुद्ध जर्मेनियम में 5 संयोजक तत्व मिला दिया जाए तो इस प्रकार के बना अर्धचालक को जो है हम लोग एन टाइप अर्धचालक के नाम से जानते हैं, आसानी वे से समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को कवर करते हैं और यहाँ पे प्रश्न है, किसी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स क्या होता है। देखिए 2 बार प्रश्नोत्तर पूछ लिया गया था कि विद्युतीय फ्लक्स क्या होता है, तो दोनों का परिभाषा सेम ही होता है कि विद्युतीय क्षेत्र में खींची गई बल रेखाओं को ही विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं और इसका ये समात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है और बीमेश होते ml क्यू टी के /1 और एक इन्वर्स होता है और इसका अन्य मात्रा भी जो है वोल्ट मीटर होता है। याद रखें दोस्तों, यानी कि एक साल में जो है ये एक ही साल में 2 बार ये प्रश्नोत्तर एक ही एग्जाम में पूछ लिया गया था, यानी कि 2 तरह से विद्युतीय फ्लक्स का परिभाषा याद रखिएगा दोस्तों। तो आसानी से याद कर चुके होंगे उम्मीद करते हैं। और यहाँ पे पहचान श्रेणी से आप क्या समझते हैं, तो बिल्कुल ही आसानी से दोस्तों पहचान श्रेणी को जानेंगे कि जब हाइड्रोजन का परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो उसे ही हम लोग पहचान श्रेणी कहते हैं। तो 1/λ बराबर कहता है RH इंटू 1/3² माइनस 1/n²। ये जो है पहचान श्रेणी का जो है ये सूत्र होता है। याद रखें दोस्तों, सूत्र याद रखिए दोस्तों, तो आसानी से याद कर सकते हैं कि जब हाइड्रोजन का परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो उसे हम लोग पहचान श्रेणी के नाम से जानते हैं, यानी कि पहचान श्रेणी कहते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक जो है आप सभी बिल्कुल ही अच्छे से समझ गए होंगे। और यहाँ पे प्रश्न है, किसी स्थान पर कि आभासी नमन कोण से आप क्या समझते हैं, यानी कि सीधे तौर पर पूछा गया है कि नमन कोण यानी कि आभासी नमन कोण से आप क्या समझते हैं। तो पृथ्वी के कारण परिणामी चुंबकीय क्षेत्र तथा उसके क्षैतिज घटक के बीच बने कोण को ही आभासी नमन कोण कहते हैं और इसे डेल्टा से सूचित करते हैं। याद रखें दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे हम लोग याद कर सकते हैं कि पृथ्वी के कारण परिणामी चुंबकीय क्षेत्र तथा उसके क्षैतिज घटक के बीच बने कोण को ही जो है लोग आभासी नमन कोण कहते हैं और इसे डेल्टा से सूचित करते हैं। याद कर सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं यहाँ तक जो सेशन है आप सभी बहुत ही अच्छे से कवर किए होंगे। और यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था कि विद्युत अनुनाद से आप क्या समझते हैं। तो यदि LCR परिपथ का प्रतिबाधा निम्न हो तो परिपथ धारा अधिकतम होता है, तो जिसे हम लोग विद्युत अनुनाद के नाम से जानते हैं। ये सही प्रश्नोत्तर 2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं कि विद्युत अनुनाद क्या होता है। तो किसी LCR परिपथ का प्रतिबाधा निम्न हो तो परिपथ धारा अधिकतम होती है, यानी कि अगर प्रतिबाधा अगर कम होगी तो जो परिपथ का जो धारा होगा वह अधिकतम होता है, अगर प्रतिबाधा अगर अधिक होगी तो परिपथ का जो है धारा जो है कम होगी। तो यहीं पे लिखा गया है विद्युत अनुनाद में यही होता है कि यदि किसी LCR परिपथ का प्रतिबाधा निम्न हो यानी कि कम हो तो परिपथ का जो धारा होती है वो अधिकतम होता है, जिसे हम लोग विद्युत अनुनाद के नाम से जानते हैं। आसानी से दोस्तों याद कर सकते हैं। और यहाँ पे प्रश्न है कि 58वां प्रश्न है जो कि बार बार एग्जाम में आता है कि नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। बिल्कुल ही आसानी से समझेंगे कि नेत्र की समंजन क्षमता क्या होता है। तो नेत्र की फोकस दूरी बदलने की क्षमता को ही जो है नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। और नेत्र अपनी आवश्यकता के अनुसार फोकस दूरी को कम या अधिक कर अपनी समंजन स्थापित कर सकता है। आसानी से याद कर सकते हैं कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी बदलने की क्षमता को जो है हम लोग नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। और नेत्र अपनी आवश्यकता के अनुसार फोकस दूरी को कम या अधिक कर अपनी समंजन स्थापित कर सकते हैं, यानी कि नेत्र लेंस जो होता है वह अपनी फोकस दूरी को कम भी कर सकता है और जो है अधिक भी कर सकता है उसकी अनुसार। दोस्तों आसानी से यहाँ पे समझ सकते हैं कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी बदलने की क्षमता को जो है हम लोग नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। और नेत्र अपनी आवश्यकता के अनुसार फोकस दूरी को कम या अधिक कर अपनी समंजन स्थापित कर सकता है। और नेंड द्वारक को समझाए तो एंड गेट तथा नॉट गेट के संयोग से बने गेट को जो है हम लोग नेंड गेट कहते हैं। और नेंड गेट में क्या होता है, एक इनपुट होता है और आउटपुट होता है। तो इनपुट में A और B होता है और यहाँ पे आउटपुट में Y बराबर क्या होता है, A एंड B बार बराबर होता है Y, ठीक है। तो अगर 0 देखिए 0 0 रहेगा तो वहाँ पे N 1 लिखेंगे, ठीक है। जहाँ भी अगर 0 अगर 1 रहेगा तो वहाँ पे 1 और 1 अगर 0 रहेगा तो 1, अगर वहीं अगर 1 1 अगर दोनों में अगर इनपुट में अगर 1 1 अगर दिखाई दे तो वह 0 हो जाती है। याद रखें दोस्तों, ठीक है। और ये यहाँ पे उसकी यहाँ पे संरचना बनाया गया है, याद रख सकते हैं। ये जो है
ये बूलिया व्यंजक होता है, ये जो है बूलिया व्यंजक होता है, और ये जो है सत्यता सारणी होता है, याद रखिए दोस्तों, ठीक है, आसानी से याद कर सकते हैं। और आवृत्ति मॉडलन को परिभाषित करें या समझाएं, बिल्कुल ही आसानी से समझेंगे कि आवृत्ति मॉडलन क्या होता है। तो रेडियो तरंगों की आवृत्ति को ध्वनि संकेतों के दाब परिवर्तन या चित्रों की प्रकाश तीव्रता के अनुसार परिवर्तित करने की प्रक्रिया को जो है हम लोग आवृत्ति मॉडलन कहते हैं। तो आसानी से याद कर सकते हैं कि रेडियो तरंगों की आवृत्ति को ध्वनि संकेतों के दाब परिवर्तन या चित्रों की प्रकाश तीव्रता के अनुसार परिवर्तित करने की प्रक्रिया को जो है हम लोग आवृत्ति मॉडलन कहते हैं। आसानी वे से समझ सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से इस महत्वपूर्ण सेशन को यहीं पे ख़त्म किया जाता है। सेशन अगर आप सभी को अगर अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर अगर नए जुड़े तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, और इस चैनल के बारे में अधिक से अधिक अपने दोस्तों को भी बताने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। आप सभी जरूर साथ रहिएगा दोस्तों, क्योंकि हम आपके साथ हमेशा हैं दोस्तों, ठीक है। आप सभी अपना साथ जरूर बना रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई उम्मीदी का साथ। तो हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, और अपनी तैयारी को जो है मजबूत करते रहिए दोस्तों। अभी के लिए इतना है दोस्तों, जय हिंद।